आज हम बात करेंगे डायरिया फोर्टनाइट के बारे में। तो डॉक्टर, आज का जो हमने विषय लिया है वो है डायरिया फोर्टनाइट। तो डेफिनेटली हमारे जो लिसनर्स है और हम भी ये जानना चाहेंगे कि डायरिया फोर्टनाइट क्या है। बेसिकली जो हमारा कंट्री है ये डेवलपिंग कंट्री है जी। तो आज तक मैंने जब से जॉब ज्वाइन की है तो यही सुनती आ रही हूँ, हमारा डेवलपिंग कंट्री है जी। और हम जो पोर्टेबल वाटर है जो जी। वो लोगों को पूरी तरह सप्लाई नहीं कर सके, और जो सप्लाई भी होता है उसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं। उसमें भी ऐसे होता है कि पानी क्लीन नहीं होता, कभी ट्यूबवेल नहीं चलते जी। तो उनके बजट नहीं होते, उनके अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो हमारा कंट्री है जैसे पोर्टेबल वाटर नहीं है जी। तो उसकी वजह से कुछ हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बच्चों में होता है, तो उसमें क्या होता है वो रोटा वायरस से होता है। ओके। तो वो साथ में तो बच्चे को जुकाम हो जाता है और डायरिया उसका दूसरा पार्ट है, तो बच्चों जी। को वायरल डायरिया हो जाता है। जी। तो ऐसे केसेस में कुछ तो क्लीनिनेस की वजह से, कुछ गंदगी की वजह से या वायरसेस की वजह से ये डायरिया हो जाता है। जी। तो हमारा कंट्री तो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। जी। तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट एक स्ट्रेटजी बनाती है जिसको हम कहते हैं इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट। इसको हम IDCF प्रोग्राम कहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब रेनी सीजन से पहले कंटेमिनेशन हो जाती है रेनी वाटर से और पोर्टेबल वाटर की जो हम पीते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये डायरिया सीजन जो फोर्टनाइट होती है जी। ये डायरिया सीजन के पहले हम करते हैं। ओके। तो उसको हम फोर्टनाइट का नाम देते हैं। जी। उसमें नॉर्मली क्या होता है, रूटीन में हम पेशेंट्स देखते रहते हैं, छोटे छोटे लोगों से बातें करते रहते हैं, लेकिन जी। फोर्टनाइट में क्या होता है पूरा जोर शोर इसी पे लगाते हैं। ओके। तो डायरिया को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे प्रिवेंट करना है, और इसमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं इस फोर्टनाइट में। जी। तो वो उस प्रोग्राम को हम इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट बोलते हैं। जी। जी। तो डॉक्टर, एक अगर आम भाषा में हम कहें तो डायरिया फोर्टनाइट वो है उस वक्त सिर्फ डायरिया के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो जो प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं उसके बारे में ही बात की जाती है, उसकी अवेयरनेस भी करते हैं, उसकी अवेयरनेस भी की जाती है। जी। तो आई थिंक लिसनर्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरिया फोर्टनाइट क्या है। तो डॉक्टर, डेफिनेटली एक चीज हम और जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे देश में, जैसे आपने कहा कि हमारा डेवलपिंग कंट्री है हमारा देश, हमारे देश में 5 साल तक के बच्चों की अगर हम बात करें तो उससे पहले तक या 5 साल तक के बच्चों का क्या रेशो रहता है इसमें? पहले तो मैं जो एक बात अभी बताना भूल गई कि डायरिया IDCF प्रोग्राम जो चल रहा है जी। ये 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। ओके। तो इसकी डेट मैं बताना भूल गई, जी। जो जी। बड़ी आई थिंक ये important बहुत है। ही इंपॉर्टेंट बात है लिसनर्स, इस डेट को आप याद रखिएगा, 11 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक इन डेट्स को आप याद रखिएगा। क्योंकि और हॉस्पिटल्स में भी इनके बारे में स्पेशल प्रोग्राम चलता है। ओके। तो जैसे आपने अभी पूछा कि छोटे बच्चों में पूछा आपने, हाँ जी, 5 साल तक जी, के बच्चों जी। का ऐसे होता है कि जो 5 साल के बच्चे, ये कहा जाता है कि हर 5 साल का जो बच्चा है उसको डायरिया होता ही होता है। जी। तो ये भी माना जाता है कि एक बच्चे को 1 साल में 3 डायरियल अटैक्स आते हैं। ओके। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, देखो डायरिया तो होता रहता है सारे बच्चों को, जी। लेकिन जी। हम चाहते हैं कि जब तक बच्चा डॉक्टर के पास पहुंचे जी। उससे पहले वो मरने वाला ना हो जाए। ओके। तो उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि डायरिया से डेथ हो जाती है। जी। डायरिया से डेथ होने का रीजन, अगर तो वो डॉक्टर के पास टाइम से पहुंच जाता है जी। तो नहीं हो सकती, वो उसको फ्लूइड बताते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जी। ज्यादा सिक बच्चों को एडमिट कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि मदर उस टाइम या पेरेंट्स या उसकी फैमिली उसके लिए इतना कुछ कर दे कि वो मरने की हालत में ना पहुंचे। जी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्रोग्राम चलाती है, जी। इसमें एक तो ट्रीटमेंट पार्ट होता है, जी। एक IC एक्टिविटीज होती हैं ओके। जिनमें कि लोगों को अवेयर किया जाता है। उसमें ओके। वो हॉस्पिटल में भी डायरिया कॉर्नर बना देते हैं, जी। डायरिया वार्ड बना देते हैं। ओके। और डायरिया वार्ड का मतलब ये नहीं कि बच्चे को डायरिया हो गया हम एडमिट करेंगे, जी। नहीं। जी। कुछ बच्चों को जिनको सुपरविजन की जरूरत होती है ओके। उनको हम उधर रखते हैं हम जी। थोड़े टाइम के लिए। जी। मदर्स को भी उसमें सिखाते हैं कि कैसे ट्रीट करना है बच्चे को। जी। तो उसकी डेथ कैसे प्रिवेंट करनी है वो उसमें बताया जाता है। ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कहती है कि हमारे देश में 10 करोड़ बच्चे अंडर 5 इयर्स हैं। ओके। तो हम जो ये प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं, हम गवर्नमेंट चाहे जितना मर्जी जोर लगाती है, जी। जी। तो वो तकरीबन 6.5 करोड़ बच्चों के पास ही पहुंच पाती है। ओके। तो इस प्रोग्राम
प्रोग्राम में गवर्नमेंट इसलिए ज़्यादा टेंशन में रहती है कि जो हमारे देश में 1.2 लाख बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। अगर इसको हम डेथ के हिसाब से देखें कि एक दिन में कितने बच्चे मरते हैं इंडिया में, तो 328 बच्चे मरते हैं। और अगर आप 1 घंटे की बात करो तो 13 बच्चे जो हैं एवरी आवर जो है उनकी मौत हो जाती है। तो ये मौत जो है ये प्रिवेंटेबल है। तो ये फ्री में ही ऐसी मौत हो जाती है, पले पलाए बच्चे की डेथ हो जाती है। तो क्योंकि बच्चों में ये डेथ रेट ज्यादा है क्योंकि वो बोल नहीं पाते, वो बता नहीं पाते हमें क्या होता है। बड़ों में ये डेथ रेट कम होता है क्योंकि उनको पहले ही पता लग जाता है, दिल कच्चा हो रहा है, मेरी सिंकिंग सेंसेशन हो रही है, दिल घबरा रहा है, वो आपको पहले ही बता देते हैं। तो बच्चे कुछ बता नहीं पाते और माँ बाप उनके सिम्टम्स भी नहीं पहचान पाते। कुछ उनको अवेयरनेस नहीं होती कि फ्लूइड का क्या रोल है। तो ये डेथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो 100% प्रिवेंटेबल है। जी डॉक्टर, तो आई थिंक डॉक्टर अगर डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। ये मैं पहले भी आपको बताया कि ये जो प्रिवेंटेबल डेथ होती है उसका हमें ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि ये होनी नहीं चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स इस बात के अवेयर ही नहीं है। मैं आपको ओपीडी की बात बताती हूँ कि मैंने एक पेशेंट को बोला, उसको माइल्ड डिहाइड्रेशन थी, कहती रात से डायरिया है। मैंने पूछा डायरिया की क्या ट्रीटमेंट होती है, कहती कुछ भी नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यही चीज़ हमने जो है वो चेंज करनी है। तो हम उनको बताना चाहते हैं, मैं हर 3-4 पेशेंट जैसे खड़े होते हैं मैं उनसे पूछती हूँ कि डायरिया की ट्रीटमेंट क्या है। तो उनमें से शायद अगर 5 खड़े होते हैं तो 3 बोलते हैं कि ORS का घोल पिलाना चाहिए, क्योंकि वो अवेयर हैं। ये रेडियो पे भी आता है, टीवी पे भी आता है और अखबारों में भी आता है। आजकल बच्चों के लेसन्स में भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है बुक्स में। तो जब मैं उनको लेकिन कई कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने कहा आप बहुत कुछ कर सकते हो। जो आप हमारे पास आने से पहले आप ही बच्चे के डॉक्टर हो, तो आपने ही बच्चे को ट्रीट करना है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि बच्चा मौत के मुंह में ना चला जाए। जी, आई थिंक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। जी डॉक्टर, जैसे डॉक्टर आपने कहा ORS का घोल ले लेना चाहिए, और ऐसी और कौन किसी होम रेमेडीज डॉक्टर वो ले सकते हैं ताकि अगर जैसे आपने कहा कि हमारे पास आने से पहले भी अगर मान लीजिए रात को ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है तो ऐसी और कौन कौन सी चीजें वो दे सकते हैं? इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं हम, होम अवेलेबल फ्लूइड्स। तो वो कोई भी फ्लूइड हो सकता है, उसको कोई भी फ्लूइड मना नहीं है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपके घर में पतली चाय बना सकते हो वो दे दो। आपके घर में नींबू पानी है, नींबू है तो नींबू पानी बना के दो। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी डालते हैं, 1 चुटकी नमक डालते हैं और उससे भी छोटी चुटकी अगर मीठा सोडा है वो डालते हैं। तो और उसमें थोड़ा सा नींबू डालना है, वो इतना डालना है कि खट्टा ना लगे बच्चे को। तो वो पी के देख लेना है। तो इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं बनाना, तो पतला भी नहीं बनाना। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना देते हैं, वो भी बच्चे के लिए नुकसान करते हैं। तो ये वाली शिकंजवी आप दे सकते हो। आप बच्चे को अगर 6 महीने से ऊपर दही खिला सकते हो, पतली खिचड़ी बना के दे सकते हो, आप लस्सी पिला सकते हो और चावल का पानी बना के दे सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू करना है उनमें। जैसे हम कहते हैं कि 2 इयर्स तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना चाहिए। एज सच उसका डाइट में तो कोई रोल नहीं है, 6 मंथ तक पूरा रोल है, लेकिन उसके बाद हम इसीलिए बोलते हैं कि बच्चा सब कुछ छोड़ देता है लेकिन मदर की फीड नहीं छोड़ता। वोमिटिंग में भी वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो डायरिया के साथ कई बार वोमिटिंग भी आ जाती है। तो ये बच्चे जो होते हैं थिन फ्लूइड्स जो होते हैं उनको वो बहुत अच्छे से हजम कर लेते हैं। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर जैसे हम बात कर रहे हैं आज डायरिया फोर्टनाइट के बारे में, तो अगर हम अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज देखें या गवर्नमेंट की स्कीम्स और इसमें गवर्नमेंट क्या क्या करती है तो उस बारे में आप हमें बताएं, अवेयरनेस करवाने के लिए क्या क्या करती है? ये जो इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट है इसको गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली लेती है। जैसे हम अपने चंडीगढ़ की बात करें, इसमें वो पहले तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होते हैं या हमारे DHS होते हैं, उनकी इंडिया में दिल्ली जाके उनकी ट्रेनिंग होती है इसके बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद वो आके हमें सारे हॉस्पिटल्स के डॉक्टर को इकट्ठा करते हैं, उनको वो उसके बारे में पूरा लेक्चर देते हैं, वो हमें मिल चुका है। तो फिर वो नोडल ऑफिसर्स बना देते हैं हर एक हॉस्पिटल का। वो जो डायरिया का प्रोग्राम है वही नोडल ऑफिसर देखते हैं। तो उनका ये काम होता है कि उन्होंने जो उनके हॉस्पिटल में नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, ANMs हैं, उनको और जो उनके फेलो डॉक्टर हैं, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हों चाहे सीनियर डॉक्टर हों, सबको उन्होंने उसको ट्रेन करना होता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट तो सब डॉक्टर्स को आती होती है पहले ही, तो लेकिन उसको हम पॉलिश करते हैं,
फ्लूइड कैसे, छोटी छोटी बातें बताते हैं। फ्लूइड ये ORS का घोल कैसे बनाना है, कि अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो क्या करना है, नो डिहाइड्रेशन है तो क्या करना है, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं। तो हम उनको डिफरेंट प्लान्स हैं जो WHO ने बना रखे हैं, हम उनको वो भी सिखाते हैं इसमें। और ORT कॉर्नर सेटअप करते हैं। एक तो हम वार्ड में सेट कर लेते हैं, हमारा जो इम्यूनाइजेशन सेंटर है उधर भी सेट कर लेते हैं, OPD में कर लेते हैं और इमरजेंसी में भी कर लेते हैं। बाकी उनके नोडल ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो कितने बनाना चाहता है। तो ये जो ORT कॉर्नर होते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे को उधर ही बिठा के रखते हैं। मान लो मदर कहती है कि बार बार लूज मोशन आ रही है, ये पानी नहीं पी रहा, ये उल्टी कर रहा है, तो हम उसकी अकॉर्डिंगली, जैसे उसको वॉमिटिंग की मेडिसिन भी हमारे पास आती है, वो दे के हम उनको उधर बिठाते हैं। फिर 15-20 मिनट के बाद उनको ORS का घोल पिलाना शुरू कर देते हैं। तो उनको ये भी बताते हैं कि अगर घर में वॉमिट आए तो क्या करना है, फ्लूइड लेसर क्वांटिटी में देना है, फ्रीक्वेंटली देना है और ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू करना है। ये इस ORT कॉर्नर में सिखाते हैं। उसमें हम फ्लूइड बना के रखते हैं, ORS का घोल बना के रखते हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस रखते हैं, तो वहाँ पड़ा होता है, वहाँ से कोई भी ले सकता है उसको। और बीच बीच में ANM जो मदर्स उधर बैठी होती हैं उनको आके डायरिया के बारे में लेक्चर देती है। और स्पेशल भी कभी इस फोर्टनाइट में होता है कि डॉक्टर्स सारी मदर्स को इकट्ठा करके उनको वो भी लेक्चर देते हैं इसमें। ओके डॉक्टर, तो डायरिया के बारे में बताते हैं। जी। तो लिसनर्स देखिए, जो बातें डॉक्टर आसमत ने भी बताई है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और खास करके जो महिलाएं ये प्रोग्राम सुन रही हैं, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा सुरक्षित रहे और डायरिया से ना ग्रसित हो, तो आपको इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इस पर मेहनत कर रही है कि डायरिया फोर्टनाइट का जो प्रबंध किया गया है और इसके अवेयरनेस के लिए भी इतनी सारी चीज़ें, पॉलिसीज बनाई गई हैं, और डॉक्टर्स भी इतना ज़्यादा अवेयर करवाते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप वक्त पर वो चीज़ नहीं देखेंगे तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा आगे तक ये केसेस जा सकते हैं, जैसे डेथ भी हो सकती है। देखिए, हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन आपको अवेयर करवाने का है। लेकिन डॉक्टर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम डायरिया फोर्टनाइट की बात कर रहे हैं, तो अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में हम आपसे जानना चाहें कि डायरिया क्या है, तो वो हमारे लिसनर्स को बताएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरिया जो होता है, अगर बच्चा एक रूटीन में एक स्टूल पास कर रहा है, मान लो दिन में 1 कर रहा है, तो वो उसकी नंबर ऑफ स्टूल्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। मान लो वो पहले ही 5 कर रहा है, छोटे बच्चे 5 भी कर सकते हैं, 10 से 12 बार उनकी नॉर्मल होती है। मगर वो 10-12 बार कर रहा है और उसकी बढ़ के 20 हो जाती है। और उसमें दूसरा पॉइंट होता है कि उसमें पानी कितना जा रहा है। मान लो पहले वो सेमी सॉलिड कर रहा था, छोटे बच्चों की सेमी सॉलिड होती है और 6 मंथ के बाद थोड़ी वो सॉलिड होना शुरू होती है, तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाए, या उसका जो पहले सेमी सॉलिड था वो फुली लिक्विड हो जाए। सो इसके 2 क्राइटेरिया होते हैं कि नंबर ऑफ स्टूल्स बढ़ जाए और उसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो जाए। तो अगर एक भी लार्ज स्टूल आता है, उसमें पानी ज्यादा आ रहा है, तो उसको हम डायरिया कहेंगे। चाहे उसके बाद वो दिन में कुछ ना करे, अगले दिन जाके लूज करे, तो उसको हम डायरिया ही बोलेंगे। ओके, तो डॉक्टर, अगर जैसे हमने बच्चों की बात की, अगर हम बड़ों की बात करना चाहें, तो बड़ों में हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि ये डायरिया है? हाँ, उनमें भी यही बात लागू होती है। यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनमें वायरल डायरिया होता है और लैक ऑफ क्लीनिनेस होती है, जैसे वो बॉटल फीड लेना शुरू कर देते हैं। तो वायरस जो होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था, रोटा वायरस होती है, वो जुकाम जो करती है बच्चों में, तो वही वायरस डायरिया कर देती है बच्चों में, तो वो वायरल डायरिया होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यही होती है कि इसमें वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, तो उसको हमने प्रिवेंट करना है। ये जैसे मैंने बताया सेल्फ लिमिटिंग है, सेल्फ लिमिटिंग ही होगी ये। तो जो जैसे उससे बड़े बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं, इनके बाद जो ब्लड आता है स्टूल में, जिसको हम डायसेंट्री बोलते हैं, वो यूजुअली बैक्टीरियल होती है बच्चों में, और बड़ों में जैसे ई हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन हो सकता है, या उनमें भी बैक्टीरियल डायरिया जो डायसेंट्री है वो हो सकती है। तो बड़ों में यूजुअली ई कोलाई जो है वो डायरिया कॉज करता है। और भी कई रीजंस होते हैं अडल्ट्स में, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, वो डिजीज ऐसी होती है, आप ओल्डर जनरेशन जो खाना खाती है तो साथ में लैट्रिन चले जाते हैं, वो लूज भी हो सकती है। लेकिन वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भी हो सकता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं मोटिलिटी हमारी गट की इंक्रीज हो जाती है, तो हमें एक मोशन आ जाती है, उसको हम डायरिया नहीं कहते, वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। तो ये अडल्ट्स में हो सकता है, कई डिजीजेस में हो सकता है, जो जिनके बॉडी रेजिस्टेंस कम है, जो वीक हैं, जो अनीमिक हैं, जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो उनमें भी डायरिया जो होता है
वो ज़्यादा होता है और प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक रहता है। जी जी डॉक्टर। तो डॉक्टर जैसे आजकल गर्मियाँ चल रही हैं तो आई थिंक डिहाइड्रेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे में आई थिंक लोगों को जो बाहर भी काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, और अगर मान लीजिए अंदर भी काम कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको पानी का जो अपना क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप धूप में मान लो शाम को मार्केट जा रहे हो 3 बजे, या बच्चे स्कूल से घर को चल रहे हैं या घर से स्कूल को चले हैं, तो मैं हमेशा पेरेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि उनको सिखाओ घर से चलने से पहले आप 1 गिलास पानी पी के जाओ, और स्कूल से जब चलते हो तब भी जो आपके पास पानी है उसको पी के जाओ। और ये भी मैं एडवाइस करती हूँ कि जो पानी है आपको घर से लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स में पानी होता है वो यूजुअली टैंकियों में होता है। उनकी टैंक जो है वो साफ होते हैं नहीं होते उसका हमें कुछ पता नहीं है। तो पानी ही सबसे बड़ा इसमें कल्प्रिट है, तो वो हमेशा क्लीन वाटर यूज करना चाहिए, चाहे वो बॉइल्ड हो चाहे आरओ का पानी हो। और उसको जैसे हम पानी को रखते हैं घर में, उसको भी रखने का एक ढंग है। जो तो जग में रखते हैं वो तो हैंडल से पकड़ के पानी डाल लेते हैं, लेकिन जो बाल्टी में रखते हैं, घड़े में रखते हैं, वो क्या करते हैं उसमें गिलास अंदर ही हाथ के समेत लेके जाते हैं, तो उसमें भी कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और डायरिया हो जाता है। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर आई थिंक इसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कितने समय तक रहता है और कितना हमें लेना चाहिए इसका ट्रीटमेंट? जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपने भी बीच में कितनी बार वर्ड यूज किया ORS सोल्यूशन, सो सबसे पहली ट्रीटमेंट तो होम अवेलेबल फ्लूइड है। आप घर में हो, कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास भागने की। अगर रात को मान लो 12 बजे डायरिया हो रहा है, अगर आपके पास ORS घर में पड़ा, ये तो मैं एडवाइस करना चाहती हूँ कि आपके घर में 1-2 पैकेट ORS के होने चाहिए हमेशा। गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि वो उनके पास ORS के पैकेट हों। तो दूसरा, गाँव में आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, आशा वर्कर होते हैं, और डिस्पेंसरीज होती हैं जो कई 24 घंटे में खुली रहती हैं, उनमें ये हमेशा ये ORS के जो पैकेट हैं वो पड़े रहते हैं, तो रात को भी लोग उनको उठा के उनसे ले सकते हैं। लेकिन सिटीज में ये थोड़ी प्रॉब्लम है। ये जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे 16 है, 32 है, PGI है, या हमारा 22 का हॉस्पिटल है, हमारे भी 24 आवर्स ये अवेलेबल रहते हैं। लेकिन हमारी इतनी पॉपुलेशन है, अगर आप सोचो कि सारा चंडीगढ़ जिसकी कितनी 15 लाख पॉपुलेशन है शायद, तो ये पॉपुलेशन को हम अगर 15 लाख में से 1% को भी डायरिया हो जाए तो ये 5 हॉस्पिटल उसको केटर नहीं कर सकते। तो उसके लिए उनको हमने आशा वर्कर जो गांव में हमने अभी रखना शुरू किए हैं, तो उनके पास ये पैकेट भेजते हैं, तो खुद भी वो शॉप से खरीद सकते हैं। सबसे पहला काम है होम अवेलेबल फ्लूइड्स दो, जो भी आपके घर में लिक्विड है, स्कंजवी बना सकते हो, चावल का पानी बना सकते हो, सिंपल पानी पिला सकते हो आप बच्चों को, तो वो लिक्विड फ्लूइड आपने देते रहना है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने आजकल ट्रीटमेंट करना शुरू किया है, वो है जिंक की टैबलेट्स। वो भी पेरेंट्स को पता होनी चाहिए, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। छोटे बच्चों के लिए उसका लिक्विड फॉर्म अवेलेबल है, बड़े बच्चों के लिए उसकी जिंक की टैबलेट होती है। तो 6 महीने तक हम जो जिंक देते हैं वो 10 मिलीग्राम 1 दिन की देते हैं, 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए। सो ये क्या हो गया, अगर आप टैबलेट 20 मिलीग्राम की होती है, 6 महीने से पहले मीठी होती है वो, 6 महीने से पहले अगर टैबलेट अवेलेबल है तो आधी टैबलेट एक बार देनी है। 2 महीने से 6 महीने तक आधी टैबलेट एक बार 14 दिन देते हैं। और बड़े बच्चों को 20 मिलीग्राम की टैबलेट पूरी देनी होती है, और 5 साल तक के बच्चों को ये भी एक बार 14 दिन देनी होती है, साथ में ORS देना होता है। जी डॉक्टर। तो अगर उसके साथ वॉमिट आती है तो जैसे मैंने पहले बताया, फ्लूइड्स को कम पिलाओ, धीरे धीरे पिलाओ, और अगर फिर भी वॉमिटिंग कंटिन्यू रहती है तो आपको हॉस्पिटल में जाना ही जाना है। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर आई थिंक आपने बहुत सारी चीज़ें बताई एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिसनर्स का शेयर किया आपने। तो जाते जाते हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहिए कि गर्मियों के मौसम में वो अपना कैसे ध्यान रखें? जो सब बातें ऊपर हो गई उनको तो याद रखना है, पहले हो गई। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड वॉशिंग। तो जो हैंड वॉशिंग है उसमें कहा जाता है कि 2 मिनट में साबुन लगा के हैंड वॉशिंग करनी होती है। उसमें हथेलियों को रगड़ना होता है, टॉप ऑफ हैंड को दोनों को रगड़ना होता है, फिंगर्स के बीच की स्पेस को रगड़ना होता है, और नेल्स को पाम के ऊपर रगड़ना होता है दोनों साइड में। और जो रिस्ट है वो भी नीचे से एक मुट्ठी जितनी रिंग जैसे हम एक जगह पकड़ ले, उसको भी गोल घुमा
घुमा के पूरी तरह से हैंड वॉशिंग करनी होती है। Okay. अच्छा सा साबुन लगाना होता है। अगर आप जाते हो टैप के नीचे थोड़ा सा हाथ किया, वो हैंड वॉशिंग नहीं है। Okay. साबुन लगा के 6 स्टेप्स आपने करने ही करने हैं 2 मिनट के लिए, उसको हम हैंड वॉशिंग बोलेंगे। Okay. और उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ क्लीन वाटर यूज करना चाहिए। जी। अगर आपके पास आरओ नहीं है, आप नलके का पानी यूज कर रहे हो तो उसको उबाल लो, तो या आरओ का पानी यूज कर सकते हो। जी। सफाई घर में रखनी, आपके बर्तन साफ करने, जैसे मैंने बताया हाथ से पानी निकालना है आपने, जी। वो हाथ से नहीं लगाना। उसकी जो हैंडल वाली जो कटोरी होती है वो ले सकते हो, हैंडल वाला गिलास ले सकते हो। ऐसी घड़े का पानी आपने हाथ में से नहीं निकालना। जी। तो वाटर कंटेमिनेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो जो क्लीन वाटर है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसका ख्याल तो आप खुद ही कर सकते हो। जी। गवर्नमेंट ने आपको टैप को क्लोरीनेटेड वाटर दे दिया, लेकिन आपने उसको, आप कहोगे डॉक्टर साहब को जाके कि मैं तो जी क्लीन वाटर पिलाती हूँ, लेकिन अगर आप उसको बाल्टी में रख रहे हो और हाथ से डाल रहे हो तो वो क्लीन वाटर नहीं रहता। गवर्नमेंट का क्लीन वाटर आपने डर्टी कर दिया। जी। जी डॉक्टर। तो सफाई रखनी बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने अहम विषय पर हमारे सभी लिसनर्स को अपनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।